सीधे शब्दों में ये कहें कि किसी नदी का गंदा पानी अपनी बोतल में भर के घर में सजाने से अच्छा है कि अगर आपको मौका मिले तो इस कुएं का एक बोतल पानी अपने घर में रख लीजिए। इससे पवित्र जल इस देश के बहुजनों के लिए कोई और नहीं है। इस वक्त हम लोग महात्मा फूले वाड़ा पर खड़े हैं और आज जो है सावित्रीबाई फूले जी की जयंती है और आज जब हम यहाँ खड़े हैं तब 3 जनवरी 2026 का दिन है। और यहाँ पर हम कैसे आए, क्यों आए, ये हमारे साथ देवेंद्र यादव सर हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया। उन्होंने कहा आइए हम आपको भीमा कोरेगांव और तमाम वो जगह हैं बहुजन महापुरुषों की और बहुजन समाज की विरासतों को दिखाऊंगा जहां आपको जरूर जाना चाहिए। इस बहाने हम महाराष्ट्र और मुंबई पहुंच गए और मज़े की बात यह कि जब 3 तारीख को हम फूलेवाड़ा आए तो संदीप भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, नेशनल चौपाल करके एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और यहाँ ये अचानक से टकरा गए। तो हमने कहा भाई हम तो देखेंगे लेकिन हम इनकी नज़र से आपको फूलेवाड़ा दिखाएंगे और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथी हैं, इसे देखते हैं, हम उनको देवेंद्र यादव सर और संदीप भाई और इनके सहयोगी तुषार जी के, पराग जी के नज़रों से ये पूरा परिसर दिखाएंगे। ये देखिए ये महात्मा फूले वाड़ा है जहाँ जिसको अभी कह रहे हैं कि ये जो है महात्मा फूले जी का घर हुआ करता था। तो संदीप भाई क्या स्टोरी है इसकी, इस पूरे फूले वाड़ा को जरा टहलाएंगे पर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा इधर ही आके बताएंगे। हाँ, ये फूले वाड़ा है और यहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले रहते थे। ठीक है। लेकिन एक ये बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। हाँ। कि ये जो मोहल्ला है, हाँ। ये ज्यादातर मुस्लिम बहुल मोहल्ला है। हाँ। और जो महात्मा फूले के जो मित्र थे उस्मान शेख, उनका घर यही है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। और जब गोविंदराव फूले जो महात्मा ज्योतिबा फूले के जो फादर थे, उन्होंने जब मूवमेंट चला शिक्षा का, तब गोविंदराव फूले ने उनको घर से बाहर निकाला। तो फिर सावित्रीबाई फूले और जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे वो यहाँ रहने लगे। यहाँ से ही पास में 1.5 किलोमीटर दूर जो पहली स्कूल है 1848 में जब खोली गई भिड़ेवाड़ा में, वो पहली स्कूल यही है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलो, यहीं से गलियारे से चलते हुए सावित्रीबाई फूले जाती होगी, वहाँ पढ़ाती होगी और यहीं पे कीचड़ फेंका जाता था। यहीं से कीचड़ फेंका जाता था। अच्छा, इसमें अंदर है क्या क्या? इसमें अंदर तो अभी तो जो है वो उनकी फोटोज़ है, स्मृतियाँ है जो उनको याद किया जाएगा, ऐसा है। लेकिन एक स्पेशल है कि यहाँ अछूतों के लिए जो पहला जो कुआं सार्वजनिक किया गया था, वो यहाँ कुआं है। वो कुआं अंदर है, ये यहाँ अंदर है, ये इस परिसर में अभी भी है। वो जी। वही कुआं था जो बना था। वो लोगों ने फूले मूवी में भी देखा होगा, वो कुआं खोदते हुए हैं। आप गए थे पराग अंदर? जी, हम काफी मर्तबा हम जा चुके हैं और वो कुआं अभी भी है, उस कुएं में अभी भी पानी है, अभी भी पानी है। तो पिया कभी उसको? वो तो अभी सार्वजनिक है, लेकिन यहाँ पर उसको भी संरक्षित किया गया है कि वो अभी हिस्टोरिकल चीज है, वो ऐतिहासिक चीज है, लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। मतलब अभी उसको पी नहीं सकते? नहीं, तो यहाँ पर अलाव है नहीं है, उस बात की जानकारी नहीं, लेकिन लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं कि हमें एक ऐसा भी दौर ने देखा जहाँ पर पानी पीने का हमें अधिकार नहीं था, लेकिन महात्मा फूले ने अपने घर का कुआं सार्वजनिक किया, तो उनका मन, उनकी सोच किस तरीके से होगी ये भी अनुमान आज लोग लगा रहे हैं और उसी का परिवर्तन सलाम करते उस सोच को कि जिस तरीके से अछूतों को पानी पीने से दूर किया गया व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले जो शूद्र समाज से आते थे, उन्होंने अछूतों के लिए जो है वो सीधे शब्दों में ये कहें कि किसी नदी का गंदा पानी अपनी बोतल में भर के घर में सजाने से अच्छा है कि अगर आपको मौका मिले तो इस कुएं का एक बोतल पानी अपने घर में रख लीजिए। इससे पवित्र जल इस देश के बहुजनों के लिए कोई और नहीं है। संदीप भाई थोड़ा और टहलते हैं। सर आइए। अभी देखिए देवेंद्र सर हमारे साथ हैं जो हमें यहाँ तक खींच लाए। इस पूरे यहाँ आने का सबसे बड़ी वजह यही रहे कि हमें पकड़ के ले आए। सर आपसे अभी बात करेंगे यहाँ आने के महत्व पे, लेकिन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए सामने ये क्या है? समाधि है। महात्मा फूले की समाधि है आगे में। जो समाधि उनकी बनाई गई है, दिखा दो वो समाधि। आगे में समाधि है। हाँ। और समाधि में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र जगह है, क्रांतिकारी जगह है, क्योंकि महात्मा फूले ने अंतिम सांस यहाँ पर ली। और सबसे बड़ी बात अंदर में जो है, महात्मा फूले ने मृत्यु पत्र जो है अपने मृत्यु होने से पहले जो लिखा, वो भी अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि क्या कुछ होगा, उनकी प्रॉपर्टी किधर होगी, किसके पास होगी, उनका बेटा अगर लायक निकलता है तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या नहीं होगा, हर एक छोटी चीज है
महात्मा फुले ने लिख कर रखी है, वो अंदर में आपको उन्होंने किसको दी थी वो प्रॉपर्टी? उनका बेटा यशवंत था। उन्होंने कहा कि अगर यशवंत काबिल बनेगा और समाज के बीच रहेगा, समाज के काम में आएगा, तो प्रॉपर्टी उसके हिस्से में जाएगी, अगर नहीं तो सार्वजनिक हो जाएगी, वो समाज की उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। काबिल रहे, वो डॉक्टर बने। आपने देखा कि जब प्लेग की बीमारी इस पुणे में फैली तो यशवंत ने कैसे अपने आखिरी क्षण तक के और किस तरीके से जद्दोजहद करके हर एक व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश की, और उसको डॉक्टर बनाने का काम महात्मा फुले सावित्री फुले ने किया। अच्छा, ये सावित्रीबाई फुले जी का नहीं है समाधि क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब 1898 में यहाँ प्लेग का जो प्रकोप था बहुत बड़ा, जैसे कोरोना जैसे जिस तरीके से आया, उस समय प्लेग का भी प्रकोप था। तो सावित्रीबाई फुले उस समय घर में नहीं बैठी, वो मैदान में उतरी, और जो अछूत समाज के जो मोहल्ले थे, ओबीसी समाज के जो पिछड़े समाज के जो मोहल्ले थे, वहाँ से जो प्लेग से ग्रसित लोग थे, उनको उठा के यशवंत, जहाँ उन्होंने कैंप लगाया था, डॉक्टर थे यशवंत, वहाँ लेके आते थे। तो इसी तरीके से उनको भी प्लेग हो गया, किसको? सावित्रीबाई फुले को। और प्लेग में सावित्रीबाई फुले की वहाँ मृत्यु हो गई। तो जिस तरीके से सामान्य जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हुई, उस तरीके से उस समय प्लेग में सावित्रीबाई फुले की भी मृत्यु हुई, और फिर उनका जो शव है उस समय मिला नहीं, और इसके कारण समाधि उनकी नहीं मिली, उनका शव ही नहीं, शव ही नहीं मिला, मतलब सावित्रीबाई फुले जी का शव नहीं मिला। तो यही बड़ी बात कही जाती है महापुरुषों को लेकर कि अपने जीवन के आखिरी क्षण तक चाहे मर मिट जाएंगे, लेकिन अपने समाज के लिए हर एक चीज वो कर दिखाएंगे, और वो सावित्रीबाई फुले ने किया है, और उसी चीज को हम याद करते हैं। ये बड़ा ही गर्व का पल है, और इसी के साथ साथ हमारे पुरखे कितने महान थे, ये भी बात यहाँ से साबित होती है। ठीक है, आइए देवेंद्र सर है हमारे साथ, जिन्होंने हमको महत्व ढेर भर समझाया, और इतनी बार समझाया कि हम मजबूरन हम लोग भाग के आ गए। ये खींच के ले आए हमें। ये संदीप भाई, ये सच है कि देवेंद्र सर ने अगर इतनी बार नहीं समझाया होता, इच्छा हमारी भी थी, लेकिन इतने फोन इनके गए भैया के पास कि वो लेके आ गए। सर कैसे कैसे आपको ये लगता है कि हर बहुजन को यहाँ जरूर आना चाहिए? आपको ये बात क्यों लगती है, और इतना क्यों परेशान है इस बात के लिए? हर बहुजन को यहाँ इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो लोग कहते हैं कि इन्होंने कुरीतियों को तोड़ा, कुरीतियां नहीं है। किसी समाज को आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, वो कुरीति नहीं, वो गुलामी की व्यवस्था है। तो ये जो लोग बार बार प्रचारित करते हैं कि जो धर्म में कमियां हैं उसको लोग दूर करते हैं, ये कमियां नहीं है। जो धर्म ही कुरीतियों का पूरा अंबार लगा हो, जहाँ ढेर लगा हो, जहाँ लोगों को नीच बना दिया गया हो, जिस व्यवस्था में लोगों को शिक्षा से मना कर दिया गया हो, संपत्ति से मना कर दिया हो, उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना, और उस जमाने में जहाँ पर पाप समझा जाता था, वो सावित्रीबाई फुले तो जिसका गूगल ने डूडल बनाया, सारी दुनिया को बताया कि ये शिक्षा की असली देवी है। तो ये इतनी बड़ी महान देवी जो हम लोगों के सिलेबस से गायब हैं, वो ताकतें कौन हैं जो इनको गायब कर दिया, पिक्चर से गायब कर दिया, इतिहास से गायब कर दिया। इतने बड़े खलनायक इस देश में हम लोग के बीच छुपे हुए हैं, उनको पहचानना जरूरी है। जो शिक्षा देती नहीं, घर द्वार, वो लोग उस मान्यताओं से इतने परेशान हुए कि उसको लोग घर से निकाल दिए। सोचिए कितनी बड़ी यातना झेली, लोगों ने पत्थर मारा, लोगों ने गोबर फेंका, वो साड़ी एक्स्ट्रा लेके स्कूल में आती है, साड़ी खराब हो जाती है, दूसरा साड़ी बदलती है, फिर पढ़ाती है, तब जाके बाबा साहब पढ़ते हैं, तब जाके भारत का संविधान बनता है, तब जाके हमारी उन्नति होती है। तो कितना बड़ा लोकतंत्र में कितना बड़ा महान पुरुष जिसको गायब कर दिया गया और बता दिया गया शिक्षा की देवी कोई और है। तो हमने इनके ऊपर एक कविता बनाई, दर्द मजलूम का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन, जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा कौन। सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में इसे बताएगा कौन, अंग्रेज थे ही इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा कौन। पूरे देश की सारी महिलाओं, ऐसा नहीं कि खाली ओबीसी SC ST की महिलाओं, ब्राह्मण समाज की महिला काशीबाई मरने जा रही है, वो विधवा औरत है और उसके पेट में बच्चा है, वो कितनी बड़ी ममता की देवी है, जिसके अंदर जाति का कोई विभेद नहीं है, जाति को नहीं मानती है, ब्राह्मण महिला को अपने घर में बुलाती है, उसके बच्चे को पालती है, कोई उसका खुद का बच्चा नहीं है, उस बच्चे को गोद लेती है, उसका नाम यशवंत रखती है, डॉक्टर बनाती है। तो पूरे देश की ममता की देवी कौन हुई? सावित्रीबाई फुले।
पूरे देश की समता की देवी कौन हुई? सावित्रीबाई फुले। ममता की देवी इसलिए है कि एक अछूत बालक जो मर रहा है ऐसी बीमारी से जिसको लोग कोई छूते नहीं थे, उसको गोद में रखती है और उस बीमारी से वो खुद मर जाती है, तो वो ममता की देवी हुई कि नहीं हुई? हुई। शिक्षा हमारे लोगों को वंचित किया गया, पूरे देश की सवर्ण महिलाओं को भी वंचित किया गया। सवर्ण महिलाएं आज सबसे ज्यादा शिक्षित हो रही हैं, तो उनके घर में भी सावित्रीबाई फुले का फोटो जरूर होना चाहिए। अगर वो फुले का फोटो नहीं रखी हैं तो इसका मतलब उनको समाज पूरा झूठ में रखा है, अंधकार में रखा है, उनको अपमान की जिंदगी जीने को मजबूर कर रहा है। तो सावित्रीबाई फुले सबके घर में होनी चाहिए। वो इस देश की सबसे बड़ी नायिका है। पूरे देश के बहुजनों को वो कहीं ना जाए, कोई तीर्थ ना जाए चलेगा साल में, लेकिन साल में एक बार फूलेवाड़ा जरूर आना चाहिए और कसम खा के जाना चाहिए कि किसी महिला को हम गुलाम नहीं बनाएंगे, किसी महिला को हम शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे, किसी महिला को अपने प्रॉपर्टी के हक से उसको दूर नहीं करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे, क्योंकि अगर महिलाएं नहीं रहेंगी तो ये दुनिया नहीं रहेगी। इसलिए सारे लोग ये कसम खा के जाएं कि हमें सावित्रीबाई फुले पैदा करना है, अपनी औरत को सावित्रीबाई फुले के गुणों से भरपूर उसके अंदर समाहित कर देना है। और इसे हम ज्यादा क्या कहें, लोकतंत्र की जो रचना आज दिखी है, जो सारे बहुजन आज महलों में रह रहे हैं, थोड़े बहुत MP MLA बन जा रहे हैं, तो ये पूरा योगदान महिलाओं जो शिक्षित हो रही है, डॉक्टर बन रही है, टीचर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, तो इसमें सारा खून अगर प्रवाहित हो रहा है वो सावित्रीबाई फुले का प्रवाहित हो रहा है। तो मैं अपनी बात यही से खत्म करूंगा कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बचेगा लहू का एक कतरा भी, शूद्रों का दामन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। तो ये देवेंद्र सर है। सावित्रीबाई फुलेंचा महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शाहू महाराजांचा। ठीक है, एक मिनट अभी बात करेंगे, कोई जाएगा नहीं। ये देवेंद्र सर थे और हमने जिस बात से ये वीडियो शुरू किया था वही खत्म करते हैं। इतना सुनने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको फूलेवाड़ा क्यों जाना चाहिए, तो फिर कोई नहीं समझा सकता इस दुनिया में। मेरा फर्ज इतना था कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों आया और आपको क्यों आना चाहिए। इस देश की हर महिला को क्यों आना चाहिए, इस देश के हर व्यक्ति को क्यों आना चाहिए, और इस देश के हर नागरिक को सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की अमर प्रेम कहानी क्यों जाननी चाहिए।